नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे तारों के जन्म और उनकी मृत्यु। आपको पता है और गीता के आपने उपदेश भी सुने होंगे, जो जन्मा है वो एक दिन जरूर मरेगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है वह नष्ट जरूर होगा। ये एक प्रकृति का नियम है और इससे अछूता हमारा ब्रह्मांड भी नहीं है। और केवल ब्रह्मांड नहीं, ये पूरा जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, चाहे ये सूर्य हो, चाहे ये तारे हों, चाहे आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो बना है, वह एक दिन नष्ट जरूर हो। मैं हूं राज राणा और आप हैं और राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच जाए। ये जो आपको विशाल एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रह्मांड की एनिमेशन है और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं वो हैं छोटे छोटे तारे। आगे चलते हैं। अब अगर ये तारे घूमना प्रारंभ कर देते हैं, अगर तारे इसको घूमना प्रारंभ करें तो इसी को हम कहते हैं आकाशगंगा। ये जो आकाशगंगा है वह तारों का समूह है और तारों का समूह गोल गोल चक्कर लगाता है आकाशगंगा के केंद्र का। केंद्र का चक्कर क्यों लगाता है? तो केंद्र में ब्लैक होल होता है और वहां पर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सभी जितने भी आपको तारे दिखाई देते हैं, यह आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते रहते हैं। आज हम इन्हीं तारों की जांच पड़ताल करेंगे, इन्हीं तारों को आज जानेंगे और समझेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है और फिर तारों की मृत्यु कैसे होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले हमें कुछ फैक्ट जानना काफी जरूरी है। तारों के समूह को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे तारों का अव्यवस्थित स्वरूप को आकाशगंगा कहते हैं। अगर तारे निश्चित आकृति में हो, व्यवस्थित हो, तो उनको हम नक्षत्र कहते हैं और उनकी संख्या 27 है। अगर सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित तारे हैं तो उनको हम तारा मंडल या कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं और उनकी संख्या 89 है, जिसमें सबसे बड़ा हाइड्रा है। तारों का रंग उनके तापमान को दर्शाता है। अगर कोई तारा नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा तापमान है, और अगर लाल दिखाई दे रहा है तो उसका तापमान काफी कम है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया भी है कि नीला दिखाई देता है तो युवा तारा है, प्रौढ़ावस्था में आ जाता है तो नारंगी हो जाता है, वृद्धावस्था में तारा लाल हो जाता है, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और अंत विलीन हो जाता है। आइए तारों की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है, इस फिगर के माध्यम से हम आपको बताएंगे और यहीं से आपको पता चलेगा कि तारों की मृत्यु कैसे होती है। सबसे पहले जानते हैं हम स्टेलर नेबुला के बारे में। यहाँ पर एक स्टेलर नेबुला है जो आप लोगों के सामने है। अब आप कहोगे कि स्टेलर नेबुला क्या होता है? स्टेलर मीन्स होता है तारा, नेबुला मीन्स होता है निहारिका, यानी जिनसे तारों का निर्माण हो ऐसी निहारिकाएं स्टेलर नेबुला कहलाती है। अब नेबुला क्या होता है? हाइड्रोजन के बादलों को नेबुला या निहारिका कहते हैं। याद करो, 13.7 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था, तब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। उससे पहले तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने के बराबर था। विस्फोट हुआ, स्पेस आया, स्पेस के अलावा बहुत सारे तत्व बने, बहुत सारे स्थान बना और बहुत सारे हमारे पदार्थों का निर्माण हुआ। और सबसे पहले जिस पदार्थ का निर्माण हुआ उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे जैसे विस्फोट हुआ दूर होता गया और उसका तापमान कम हो गया। तापमान के कम होने की वजह से ये चारों तरफ क्या हो गया, एक बादलों के फॉर्म में, यानी उनके झुंड के रूप में, हाइड्रोजन के झुंड के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अब कहीं कहीं पर इनके अंदर, यानी जो हाइड्रोजन के बादल हैं उनके अंदर नाभिकों का विकास हुआ, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल हुआ और एक बात याद रखो, मान लो ये एक बन गया नाभिक। अब इसके तरफ क्या है, सारे हाइड्रोजन के बादल खिंचना प्रारंभ हो गए, इस तरह से इस तरह से, इसी नाभिक की ओर। मान लो यहाँ पे कोई नाभिक है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सारे जितने भी हाइड्रोजन थे इसमें जाके समाने लगे। अब मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन के जो कण हैं, हाइड्रोजन के जो एटम हैं, वो इन एटम से टकराएंगे। जब कोई चीज दूसरे से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, घर्षण पैदा होता है और घर्षण से आपको पता है कि बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होती है। आप किसी के गाल पर थप्पड़ मार के देखिए, आप देखोगे हाथ और गाल दोनों लाल हो जाते हैं, दोनों गर्म हो जाते हैं। रीजन क्या है कि घर्षण होता है तो तापमान उत्पन्न होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हाइड्रोजन के बादल थे वो लगातार टकराते जा रहे थे, टकराते जा रहे थे, टकराते जा रहे थे, जिससे इनके अंदर तापमान उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गया। तापमान बढ़ता गया और भी ज्यादा तारे और भी ज्यादा हाइड्रोजन के जो
जो कण है, जो एटम है, वो यहाँ पे टकराते गए, इसका आकार लगातार बढ़ता गया, घर्षण लगातार बढ़ता गया, तापमान भी लगातार बढ़ता गया। इस तरह से बहुत सारे बादलों का यहाँ पर समूहन हो गया, बहुत सारे बादलों का यहाँ पर कंडेंसन भी हो गया, संघनित भी हो गए वो। अब आप एक बात याद रखिए, यहाँ पे तापमान भी ज्यादा हो गया, पूरे में हाइड्रोजन। अब क्या हुआ कि तापमान जैसे ही 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचा, तो इसमें एक प्रक्रिया शुरू हो गई। हाइड्रोजन का जो नाभिक है, जिसके हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा होती है। ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, दूसरे इसके जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, ओके, इसमें जाके समा गया। इस तरह से एक हाइड्रोजन इसमें प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन इसमें चला गया, यानी इसका एक जो नाभिक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये दूसरे में जाके समाहित हो गया, एक दूसरे से मिल गया। नाभिक मिल गया, नाभिक जुड़ गया, नाभिक एक दूसरे में समाहित हो गया। इस समाहित को, ठीक है, जुड़ने को कहते हैं संलयन। तो नाभिक का जुड़ना कहलाता है नाभिकीय संलयन। तो इसके अंदर अधिक तापमान पर, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, एक हाइड्रोजन का नाभिक दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक से चिपकने लगा, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई। नाभिकीय संलयन की क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस झुंड से, जो हाइड्रोजन के बादलों का जो झुंड था, वहां से प्रकाश निकलना प्रारंभ हो गया। अब सोचिए, वहां से रेजेस निकल रही हैं, वहां से प्रकाश निकल रहा है, तो जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से तरंगे निकलती हैं, उसी को हमने नाम दिया स्टार। इस प्रकार से स्टार का निर्माण होता है स्टेलर नेबुला से, ओके। और स्टेलर नेबुला का निर्माण होता है नेबुला से, कहीं कहीं पर, ओके। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा कि एक बात सोचिए कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है इनमें, इन नेबुला में सबसे ज्यादा टक्कर कहाँ हुई थी? सेंटर में। बाहर कम टक्कर होगी, सेंटर में ज्यादा टक्कर होगी, कोर में ज्यादा टक्कर होगी, केंद्र में ज्यादा टक्कर होगी, वहीं पर तापमान पैदा हो जाता है, बहुत सारा तापमान है। तो हमेशा तारों के केंद्र में, तारों के कोर में, तारों के मध्य, तारों के आंतरिक भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब मुझे बताइए कि ये कोई तारा है, इतना बड़ा तारा है, और ये इसका कोर है। अब यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा धीरे धीरे करके बाहर पहुंचती है। ऊर्जा कहाँ पहुंचती है? बाहर। इस ऊर्जा को इस स्थल तक पहुंचने में, ये क्या होता है? इसका धरातल है। किसी भी तारे का धरातल होगा ना, सबसे बाहर वाला पार्ट होगा जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रकाश मंडल, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। तो इस प्रकार इस ऊर्जा को यहाँ तक पहुंचने में कभी कभी हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। ये अपने जहन में थोड़ी सी बात याद रखनी, ठीक है। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। बहरहाल इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई, और नाभिकीय संलयन में हमेशा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। मुझे बताइए, एक करोड़ों वर्षों तक हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहा, एक समय ऐसा आएगा कि सारा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। अब बताइए, हाइड्रोजन समाप्त हो गया, कहां पर समाप्त होगा? केंद्र में। मैंने यही बताया था, केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो गया। एक दिन तो ऐसा आएगा ना, हम गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है ना कि दोबारा पेट्रोल भरवानी पड़ती है, क्योंकि जब किसी चीज से ऊर्जा मिलती है, तो वो चीजें धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगातार समाप्त हो गया, होता गया, और सेंटर में पूरी तरह से हाइड्रोजन ब्लॉक खत्म। अब केंद्र में क्या हुआ? यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो गई समाप्त। लेकिन जो ऊर्जा निकल रही थी, वो तो अभी तो बंद हुई है, लेकिन जो ऊर्जा जा रही थी, वो तो जा रही है ना, वो तो जा रही है। लेकिन क्या ऊर्जा तेज गति से जाएगी, कम? तो अब बहुत धीरे धीरे ऊर्जा जाने लगे, ऊर्जा की इंटेंसिटी भी काफी कम हो जाएगी, जिससे तारा क्या होता है, यह पहले कैसा था? नारंगी, पहले कैसा था? नीला था, फिर नारंगी हुआ, और जब ऊर्जा और कम हो गई तो ये लाल हो गया। इसको हमने क्या कहा? लाल तारा। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया समाप्त हो जाती है, जब तारा लाल रंग में परिवर्तित हो। अभी क्या था ये? इसमें क्या था? जबरदस्त न्यूक्लियस, इसमें क्या था? पावर थी, जबरदस्त इसमें अट्रैक्शन फोर्स था। अब अट्रैक्शन फोर्स की वजह से तारों के सभी जो भाग जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये प्रकाश मंडल इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हो गई नाभिकीय संलयन की क्रिया समाप्त। ये नाभिक हो गया, केंद्र हो गया कमजोर। अब क्या हुआ? ये जो बाहर वाला जो पार्ट था, प्रकाश मंडल वाला पार्ट था, वो फैलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि अंदर से अभिकेंद्र बल जो होता है, जो पीटर फोर्स है, वो कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया। अब ये जो है, ये लगातार फैलना प्रारंभ हो गया। इसका मतलब ये बड़ा होना प्रारंभ हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने नाम दिया रेड जॉइंट
अब कहा हुआ सर ऐसा क्यों कहते हैं लाल दानव? ठीक है, ये लाल दानव बना क्योंकि पहले लाल था और फिर अपना आकार बढ़ाने लगा। तुमने फिल्मों में देखा होगा दानव या राक्षस जिन्नात दिखाए जाते थे, हा 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 करके, और वो बहुत बड़े हो जाया करते थे। ये भी बड़ा हो रहा है, तो लाल कलर का है, बड़ा होता जा रहा है, तो इसी को हमने कहा लाल दानव या रेड जाइंट। याद रखो तारों की मृत्यु की जो प्रक्रिया है वो दो चरणों में हम समझते हैं। एक है जो सूर्य के बराबर के तारे हैं या सूर्य से छोटे हैं, और जो सूर्य से बड़े हैं जिनको हम मैसिव स्टार कहते हैं। अभी हम इसकी मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करेंगे तारों जो सूर्य के लगभग लगभग बराबर हैं या उससे छोटे हैं, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर यही वाली प्रक्रिया हो रही है, ये फैल रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इसका जो सेंटर है यहाँ पे जहां नाभिकीय संलयन की क्रिया समाप्त हो गई है, ये बेचारा सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, और बाहर वाला पार्ट फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। एक दिन ऐसा ही होगा, हमारा सूर्य भी लाल दानव बनेगा और लाल दानव बन के ये फैलेगा, और फैलने के बाद सबसे पहले बुध को खा जाएगा। ठीक, इतना फैलेगा, फिर उसके बाद शुक्र को खा जाएगा, इतना तक फैलेगा। लेकिन फैलने की एक सीमा होती है, आपको भी पता है, आपने बालों में रबड़ लगाई होगी, जो लड़कियां हैं वो सब जानती हैं। तो रबड़ जो होती है उसको आप खींचोगे तो एक सीमा तक तो खींचती है, लेकिन उसके बाद वो टूट जाया करती है। ये भी फैल रहा है। अब फैलते फैलते क्या होगा, इसके जो बाहरी वाला जो पार्ट है, इस केंद्र को छोड़कर ये सारी जो परतें हैं वो एक साथ ब्लास्ट कर जाएंगी, बहुत धमाके की आवाज होगी। इसी को कहते हैं प्लेनेटरी नेबुला, और पूरे में ये जाके क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये सभी जो बाहर वाली जो परतें केंद्र को छोड़कर बाकी जितनी भी जो परतें दिखाई देती हैं प्रकाश मंडल वगैरह की, सब ये पूरे अंतरिक्ष में फैल जाया करती हैं। इनमें धूल के कण भी होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के, हीलियम के, सबके कण होते हैं, और पूरे अंतरिक्ष में ये फैल जाते हैं। इन्हीं से फिर दोबारा से नए तारों का निर्माण भी हो जाता है। खैर बहरहाल इसको कहते हैं प्लेनेटरी नेबुला, जब इसमें विस्फोट हो जाता है। देखिए सेंटर सिकुड़ रहा था ना, सेंटर सिकुड़ रहा था, जब विस्फोट होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और किस देर के लिए ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, क्योंकि सारी चीजें अपनी ओर खींच रहा है, थोड़ी थोड़ी करके खींच रहा है, तो इसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, चमकने लगेगा, ये व्हाइट कलर में चमकने लगेगा। ठीक है, और तारों में से केवल इतना ही केंद्र केंद्र यहाँ पे बचेगा, बाकी सब बिखर जाएगा पूरे अंतरिक्ष में। यह तारों का अवशेष है, इस कारण इसको जीवाश्म तारा या व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है, श्वेत वामन। अब क्या होगा, इसके अंदर कोई नाभिकीय संलयन क्रिया तो हो नहीं रही है कि लगातार चमकता रहे। एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो व्हाइट ड्वार्फ है वो अपना प्रकाश खो देगा और यह काला हो जाएगा, और काला होने के बाद ये काला बामन में या ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा और अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार से जो सूर्य के बराबर के लगभग तारे हैं जो छोटे हैं, उनका जो अंत इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले रेड जाइंट बनते हैं, फिर उसके बाद प्लेनेटरी नेबुला बनते हैं, फिर व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, और फिर ब्लैक ड्वार्फ के बाद ये अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारा सूर्य भी यही कार्य करेगा। और लेकिन अभी डरने की या घबराने की बात नहीं है, उसे 5 अरब साल और अभी जिंदा रहना है, तो टेंशन की बात नहीं, हमें तो 60-70 साल ही जिंदा रहना है, उसके बाद तो क्या है, ये सब होता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बात आती है मैसिव स्टार की, बड़े बड़े स्टार की। ठीक है, जो बड़े स्टार हैं, अब बड़े स्टार हैं, इसमें प्रक्रिया तो वही रहेगी ना, उसमें भी केंद्र में क्या होगा, उसमें भी केंद्र में क्या होगा कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया समाप्त हो जाए। लेकिन इसकी जनरली 3 परतें होती है, एक तो सेंटर है, एक यहाँ पर है, एक ये वाली परत, 3 परतों में बटा होता है। याद रखना, बड़े बड़े तारे होते हैं, ये इसका केंद्र है। अब यहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया समाप्त, न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म। अब ये भी क्या होगा, धीरे धीरे लाल पड़ जाएगा। लेकिन बड़ा है तो ये ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा तो महादानव बन जाएगा, रेड सुपर जाइंट बन जाएगा, लाल महादानव। बात समझ कि नहीं? तो बस ये प्रक्रिया वही रहेगी। अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर होता है, वही काम होगा। ये वाला जो पार्ट है वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। अब इसकी 3 परतें मौजूद है। ये जो परत जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो परत है ये, ठीक है, ये क्या होगी कि जब ये फैल रहा होगा तो बीच वाली जो परत है टूट कर इस केंद्र के ऊपर गिर पड़ेगी। कहीं पर आग चल रही है, उसके ऊपर घी डाल दो। अगर कहीं पर आग चल रही है, उसमें और ईंधन डाल दो। यहाँ तो बेटा बहुत वैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, ये परत टूट के और इसके ऊपर गिर गई तो यहाँ पर भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सेंटर तो क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा था, लेकिन
भयंकर ऊर्जा होगी, और भयंकर ऊर्जा क्या होगी, वो कहीं से भी निकल सकती है। इस पूरी बाहर की परत को तोड़ते हुए ये ऊर्जा ऐसे करके निकलती है, बीम की तरह, जो बीम होती है ऐसे करके बीम निकलती है। ठीक है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी पुरानी जो फिल्में होती थी, या उसके हाथ, जो हमारे यहाँ पर जो नाटक आते थे, हाथों से बीम निकलती रहती है, ऐसे करके बीम निकलती है, समझ में आया कि नहीं? और ये अगर बीम सूर्य से भी टकरा जाए, इतनी ऊर्जा होती है कि सूर्य के भी हजारों टुकड़े कर देगी, इतनी खतरनाक बीम होती है। और ये कहीं से भी निकल सकती है, इस तरह से, या इस साइड से निकलेगी, या पूरी साइड से निकल सकती है। इसी को कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। बड़ा ही भयंकर विस्फोट होता है। अब यहाँ पर भी जो बाहर की परत है वो ऐसे करके उड़ जाएगी, बम ब्लास्ट की तरह, और पूरे अंतरिक्ष में वो भी जो हाइड्रोजन हीलियम के वो सारी चीजें हैं, जो अवशेष भाग पूरे में घूम जाएगा। बचेगा क्या, केवल और केवल इसके सेंटर वाला। ये इसमें क्योंकि जबरदस्त विस्फोट हुआ है, इसलिए जबरदस्त चक्कर लगाने लगे जाएगा सेंटर वाला पार्ट। 1 सेकंड में 1000 चक्कर लगाने लग जाएगा। कोई भी पदार्थ है वो किससे बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है ना कोई भी पदार्थ हो। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से ये भी बना हुआ है। अब ये चक्कर इतनी तेज लगाता है कि चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसे छोड़कर चले जाते हैं। बचता क्या है, केवल और केवल न्यूट्रॉन। इस कारण इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। काफी तेज घूमता है, तो इसे पल्सर के नाम से भी जाना जाता है। खैर बहरहाल, जैसे ही इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, केवल न्यूट्रॉन बचता है। अब इसके सेंटर में पूरा द्रव्यमान केंद्रित होने लगता है। सारा द्रव्यमान इसी जगह, मान लो ये न्यूट्रॉन है, तो सारा द्रव्यमान यहीं पर इकट्ठा होना प्रारंभ होता है, और इसके अंदर जबरदस्त अट्रैक्शन पावर आना प्रारंभ हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। अब ये सारा जो द्रव्यमान है वो एक ही पॉइंट पर स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो जाएगा, तो यह प्रकाश को भी खाना प्रारंभ कर देगा। इसके ऊपर कोई प्रकाश पड़ता है, उसे परावर्तित नहीं करता, उसे खा जाता है। परावर्तित नहीं करेगा तो ये हमें दिखेगा नहीं। इसी को हम ब्लैक होल के नाम से, तो आपको समझ में आया होगा कि जो तारे सूर्य के बराबर या सूर्य से छोटे हैं, उनका अंत व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ में होगा। एक काले बामन, श्वेत बामन और काले बामन में होगा। लेकिन जो तारे बड़े हैं, उनका जो अंत है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। खैर, ब्लैक होल के बारे में एक बड़ी ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिक, जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये बताया था कि कौन सा तारा ब्लैक होल बने। चलिए, इस क्लास में केवल इतना ही। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। एक बात और याद रखें, आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, उस टॉपिक को हमें जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।